वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस प्रोग्राम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही सीईओ एट पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। गुड नून आपको एंड सारे व्यूअर्स को। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीराम फाइनेंस से, जो हम प्रोग्राम के शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे। आज जो बड़ी खबर श्रीराम फाइनेंस को लेके आई है वो है हिस्सेदारी बिक्री की, यानी कि 20% स्टेक जो है वो खरीदेगी एमयूएफजी बैंक और इन्वेस्ट करेगी 4.4 बिलियन रुपीज। इसके बारे में हम बातचीत हम पहले प्रोग्राम में भी कर चुके थे। 20% हिस्सेदारी, स्ट्रेटेजिक हिस्सेदारी जो है वो कंपनी में खरीदने जा रही है, जिसका इम्पैक्ट हम आज स्टॉक पे देख रहे हैं और स्टॉक जो है 900 के पार हो चुका है। प्रदीप, योर व्यू ऑन द स्टॉक। मैम मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमने ऑलरेडी स्टॉक ना क्लाइंटों को आज से 4-5 दिन पहले ना अलग अलग चैनल पे भी मैंने डिस्कशन किया है। देखिए, मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। इसमें जिस तरीके का मोमेंटम आ रहा है, ऑल टाइम हाई पे आ चुका है। मार्केट में उतना सस्टेन स्टेबिलिटी नहीं है अभी, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम और 890 को क्रॉस किया है, लगता है कि 945 950 आपको नेक्स्ट 4 से 5 दिन में पॉसिबल हो सकता है। तो एक बाई करने का सलाह रहेगा यहाँ पे। 885 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 950 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और अगर मैं थोड़ा मीडियम टर्म का भी बात करूँ, लाइक 3 to 4 मंथ के लिए, मुझे लगता है कि 1150 तक 1100 जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। बिल्कुल। और कुछ डिटेल्स आपको इस डील की बता दें। एमयूएफजी जो है वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए निवेश करेगा, और डील जो है इट इज साइंड विद श्रीराम फाइनेंस एंड इट्स की शेयर होल्डर्स। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी इंडियन रुपीस में, वो करीबन 39,620 करोड़ रुपीस की होगी। और transaction is subject to regulatory approvals as usual, but that yes, it's a big deal in financial सर्विसेज सेक्टर, जो कि काफी अच्छे मोमेंटम में इस समय है। ब्याज दरों में कटौती के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमने सभी फाइनेंशियल एनबीएफसीज पे खासतौर पर देखा है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स कमिंग डाउन फॉर ऑल दीज कंपनीज। एंड जिस हिसाब से ग्रोथ के आंकड़े आ रहे हैं हमारे जीडीपी के, उसके चलते हुए यही लगता है कि आगे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोन की खपत बढ़ेगी, क्रेडिट ऑफटेक्स अच्छे होंगे, और इन सभी कंपनीज को है मुनाफा होगा। चलिए प्रदीप, अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक स्टॉक है जो निफ्टी को काफी अच्छे से होल्ड कर रहा है। इन्फोसिस में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। श्रीराम फाइनेंस है ही है। सो रिलायंस एंड इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में अब क्या करना चाहिए? देखिए, रिलायंस में मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यूएशन अभी भी है, ओवर बॉट सिचुएशन में नहीं है, तो बने रहिए। 1650 1700 का भाव आपको आते हुए दिखेंगे। इन्फोसिस भी अच्छा लगता है। 1637 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि 1900 1950 के आसपास प्राइस आपको मिलेंगे। दोनों स्टॉक ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। हम्म। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर है अनुज सिंह। वो पूछते हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजीज के बारे में। नेटवर्क टेक्नोलॉजी के शेयर है 1722 के रेट पे लिए है, 101 शेयर है उनके पास। आ, इसको 1 साल तक रख सकते हैं, आपसे टारगेट। मैं जो भी प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ, यही सर आके यही सेम क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं उनको सेम ही आंसर दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके का 2850 2800 के आसपास का एक स्टॉप लॉस, मुझे लगता है कि वहाँ पे मेंटेन कीजिए। बढ़िया सपोर्ट है आपको। अगेन 3800 4000 का प्राइस मिलेंगे नेट वेब में। होल्ड कीजिए। तो अनुज जी होल्ड कीजिए यार। जो हमारे गेस्ट है उनका बयान जो है वो डिफरेंट चैनल्स पे डिफरेंट नहीं होगा, सब पे एक ही होगा। तो यस, एक बार फिर वो आपको बोल रहे हैं कि आप कन्विक्शन के साथ इसको होल्ड करिए। अगला सवाल जो है रवि सिंह जी का है। पूछते हैं जेके बैंक के बारे में। उनके पास 800 शेयर है जेके बैंक के, जो उन्होंने 112 के भाव पे खरीदे हैं। एनएमडीसी स्टील भी है उनके पास 44 रुपए के भाव पे, 500 शेयर। दोनों ही स्टॉक्स पे लॉस हो रहा है। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जे एंड के बैंक आपको यहाँ पे 95 मैक्सिमम एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और आपको अगर 95 कभी भी ट्रिगर होता है तो एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक चलेगा 115 के ऊपर। उससे पहले मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन में रहने वाला है। एनएमडीसी स्टील अभी तो मुझे लगता है कि 36 35 के आने के लिए रेडी हो रहा है। फ्रेश बाय नहीं करना है, एवरेज भी नहीं है ना, नहीं करना। हम्म, दोनों स्टॉक्स में ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी ट्रिगर होता है तो एग्जिट करने का सलाह रहेगा। हम्म। चलिए अगला सवाल जो है वो है दिलीप व्यास जी का। वो पूछते हैं उनके पास आरवीएनएल के शेयर है, जिन्होंने 351 के भाव पे खरीदे हैं। करंट प्राइस पर एवरेज करना सही रहेगा? और आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है इस पे? प्रतीक जी से पूछिएगा। देखिए, ऑलरेडी हमने देखा रेलवे काउंटर
एक होप था लोगों का लास्ट ईयर बजट से पहले कि रेलवे चल सकता है। जैसे ही बजट खत्म हुआ रेलवे ऊपर से नीचे आ गया। इनफैक्ट अभी अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा स्टॉक नीचे है। सपोर्ट नहीं ले रहा है। सो कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं ले रहा है, 50% नीचे है। तो बाय करने तो भूल ही जाइए, दूर दूर तक एवरेज भी नहीं करना है आपको। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, गिरते हुए स्टॉक्स को कभी हम एवरेज नहीं करेंगे। अब अगेन बजट आ रहा है, लोगों का एक होप बन रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि एक डेढ़ महीना में थोड़ा बहुत यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन दिखा दे। लेकिन दूर दूर तक वो चार्ट में अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर बाय करना है, जैसे कि अभी हमने डिस्कशन किया, श्रीराम फाइनेंस को आप बाय कीजिए, लेकिन अभी भी होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन बाय करने का, फ्रेश बाय करने का या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा आरबीएनएल पे। ओके। अमोल पारेख का सवाल है, वो पूछते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। उन्होंने लिखा नहीं है क्या खरीद है, क्या लेवल्स पे खरीदा है। वो पूछते हैं सेल करें या होल्ड रखें। देखिए मुझे लगता है कि 620 एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस है, वहां पे आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। ओके। अगला सवाल अनुज का है, वो पूछते हैं सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है। कैन आई एंटर एट करंट मार्केट प्राइस? क्या करंट मार्केट प्राइस पे मैं इस स्टॉक पे निवेश कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि बेस फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेस फॉर्मेशन अभी क्लियर कट हुआ नहीं है। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 3200 के आसपास, 3363 के आसपास का प्राइस चल रहा है। अभी थोड़ा आपको स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरा एक्सपोजर यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना है। ओके। कमलेश जी का सवाल है, वो पूछते हैं हाय प्रदीप सर, एनबीएफसी या बैंक में 3 शेयर ऐसे बताइए जो मैं 5 से 7 साल में निवेशित रहूं और वो डबल हो जाए। यानी कि 5 से 7 साल में वो शेयर डबल हो जाए। कोई ऐसे स्टॉक्स बताइए, 3 शेयर एनबीएफसी या बैंक के। मुझे लगता है कि देखिए बजाज फाइनेंस एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है। बजाज फाइनेंस सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। धीरे धीरे, एक बार पूरा पैसा मत डालिए। सेकंड स्टॉक अगर बैंकिंग में से भी देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे अच्छा लगता है पीएसयू बैंक में। और प्राइवेट में आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट अच्छा लग रहा है। तो एक तो बजाज फाइनेंस हो गया, सेकंड स्टेट बैंक हो गया, और प्राइवेट में से हो गया आईसीआईसीआई बैंक। ये तीनों काउंटर आप स्टैगर मैनर पे इन्वेस्ट कीजिए और 5 साल तक निश्चिंत होकर बैठिए। पर अगर 5 साल की बात करें तो प्रदीप, 5 5 years मीन्स 2030, राइट? और 2030 में अगर हमारी इकोनॉमी $7 ट्रिलियन की हो जाती है तो हमारी मार्केट कैप भी उसके करीब होगी। और आई थिंक एनी ऑफ द बिग स्टॉक्स इन द बैंकिंग स्पेस और एनबीएफसी स्पेस जो दिग्गज कहलाते हैं, यस दे विल ऑब्वियसली, और यस मोर देन ऑब्वियसली डबल। इसी डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। अब मैं इसीलिए तीनों स्टॉक का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये सेफ बेट रहेगा उनके लिए। क्योंकि हमें नहीं पता इस बीच नेक्स्ट क्रैश आ सकता है, कुछ भी क्राइसिस आ सकता है। लेकिन ये तीनों काउंटर लास्ट बहुत सालों से एक प्रोमिनेंट रिटर्न दिया है ऑलरेडी। और करेक्ट। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई के बिना तो बैंक निफ्टी ऊपर ही नहीं जाने वाला। सो बने रहिए दोनों काउंटर के साथ, प्रॉब्लम नहीं है। जी। अगला सवाल जो है वो इब्राहिम का है, वो पूछते हैं ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। 375 पे आपका व्यू क्या है? और प्रोटीन ई गवर्नेंस बाय 1200 है एवरेज करके। इन दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए 280 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। 280 के नीचे आता है तो आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। और लास्ट दिन एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम आया था ई पैक में। ऐसा वॉल्यूम उससे पहले कभी भी देखा नहीं गया। और प्रोटीन में अभी प्राइस है 757 के आसपास। अभी बाई नहीं करना चाहिए, चार्ट खराब है पूरा। हर एक उछाल में एग्जिट करने का सलाह रहेगा इसमें। ओके। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, वो पूछते हैं जील के बारे में। जी एंटरटेनमेंट बाय प्राइस 100, प्लीज स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए बता दीजिएगा। जील की अंडर परफॉर्मेंस हैज बीन देयर फॉर सम टाइम नाउ। और इस स्टॉक में अब आपका नजरिया क्या बनेगा प्रदीप? लेकिन नेगेटिव ट्रेंड में है। और मुझे लगता है कि अभी सैटेलाइट टीवी चैनल जितने भी है, एनडी टीवी, जी एंटरटेनमेंट, ऐसे स्टॉक नहीं चलेगा। अभी बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। 2021 के बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हर एक उछाल में एग्जिट का व्यू है। सेल ऑन राइज करने करके आपको जाना है। बाय तो बिल्कुल नहीं करना, एवरेज भी नहीं करना। वेट कीजिए, देख के आपके हिसाब से आप एग्जिट करके निकल जाइए स्टॉक के साथ। ओके। विनीता गुप्ता का सवाल है, वो पूछती हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में मैम हम बात कर चुके हैं। प्लीज आप इस शो की रिकॉर्डिंग देखिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो आपने सुन भी लिया होगा। स्किपर एक और स्टॉक है, स्किपर एट 490।
सजेस्ट करिएगा क्या करना है। एक साल का व्यू रखते हैं, क्या इन लेवल्स पे एवरेज करें या नहीं? देखिए मुझे लगता है कि एवरेज नहीं करना चाहिए, अभी भी नीचे हम्म, आने का पोटेंशियल इसमें बाकी है। 380 370 तक नीचे आ सकता है, इसीलिए एवरेज करने का सलाह भी नहीं रहेगा। हम्म। तो एवरेज नहीं करना है स्कीपर में। जी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है आई एम अनूप। अनूप जी का है। वो पूछते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में। 397 वीएसटी इंडस्ट्रीज शेयर्स है उनके पास एट द प्राइस ऑफ 280 रुपीज पर शेयर। सिंस माई इन्वेस्टमेंट होराइजन इज फॉर 1 to 1.5 years, इज इट अ गुड आइडिया टू होल्ड देम? देखिए मुझे लगता है कि अभी 255 के आसपास का भी चल रहा है प्राइस। मुझे लगता है कि अभी भी बाई नहीं करना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत ही खराब है, वीकनेस है, सपोर्ट के आसपास है। तो एक बार 230 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 250 है, 30 के तो ऊपर है, लेकिन क्या पता फिर से नीचे आ जाए, तो इसीलिए एक बार ये 230 को कंफर्म होने के लिए 275 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो 275 जब तक ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे मोमेंटम नहीं आएगा। तो एक बार अगर किसी के पास है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 232 के आसपास और मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाई या तो एवरेज नहीं करना है। चलिए सेजल राउत का सवाल है। वो कहती हैं टाटा पावर के बारे में। उनकी टाटा पावर की परचेज प्राइस है 398 रुपीज। लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए? देखिए टाटा पावर फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन चार्ट में देखेंगे स्टॉक बहुत टाइम से ही एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। नीचे 370, ऊपर में 410, इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। अगर स्टॉक को चलना है 410 के ऊपर, पहले तो ब्रेकआउट आना है। तो एज ए अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपके व्यू एटलीस्ट 2 क्वार्टर है, देन आप आइए, बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय आज करेंगे और एक्सपेक्टेशन कल से कि स्टॉक ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। हम्म, तो मुझे हम्म, लगता है कि आप बने रहने का सलाह होगा उनको। बहुत समय से अटका हुआ है ये स्टॉक। कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है, लोअर लेवल्स भी दिखाता है, पर जो मोमेंटम है, रियल मोमेंटम इन पावर स्पेस, वो सभी स्टॉक से मिसिंग है। चाहे वो आप जो अच्छी कंपनियां जिन्होंने प्रदर्शन दिखाया था, पीएफसी, आरईसी, उनमें भी कहीं मोमेंटम नहीं है। और पीएफसी आरईसी तो अपने 52 वीक लो के आसपास काम काज करे। तो पावर स्पेस में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल रहा है। मे बी जो अगला साल होगा 2026 में, वहां पावर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अगला सवाल जो है वो तुषार अग्रवाल जी का है। पूछते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज के बारे में। श्रीराम प्रॉपर्टीज पर बताइएगा क्या करना चाहिए? ओके। श्रीराम प्रॉपर्टीज अभी 83 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि मैम अभी भी डाउन ट्रेंड एक्टिव है और स्टॉक आपको 75 76 तक भी आ सकता है। तो हम्म, बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको बने रहना, लेकिन हर एक उछाल में एग्जिट का प्लान आप कीजिए। नहीं हम्म, रहना है स्टॉक में, अल्टीमेटली आपको एग्जिट ही आपको करके निकलना है स्टॉक से। हम्म, हम्म। ओके। तो श्रीराम फाइनेंस और श्रीराम प्रॉपर्टीज को जो जोड़ के देखा जाए तो टू एंड्स है। श्रीराम फाइनेंस इज डूइंग वेल, श्रीराम प्रॉपर्टीज इज नॉट डूइंग वेल। अगला जो सवाल है वो नाम नहीं पता मुझे। लिखते हैं अमल लिमिटेड, AMAL, अमाल या अमल। 150 शेयर्स एट 950 रुपीज फॉर लॉन्ग टाइम। क्या इसमें हम ऐड कर सकते हैं? अच्छा, हिज नेम इज पवन बत्रा, ही इज फ्रॉम पानीपत। अमल लिमिटेड के 150 शेयर है उनके पास 950 के भाव पे। क्या आप पूछ रहे हैं क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं? ओके। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, हमारे हम्म, कवरेज में नहीं है। लेकिन स्टॉक का चार्ट देख के जो मुझे समझ में आ रहा है कि 625 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, बने रहिए। थोड़ा हम्म, बहुत यहाँ पे डेट का बाउंस आपको देखने को मिल सकता है 734 740 तक। अगर उछाल मिलता है उसमें आपको बेचना है। हम्म, बीएससी एक्स कैटेगरी में मुझे दिखा रहा है कहीं ना कहीं, सो स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हम्म। तो सोच रहा था बिग बॉस का जो अमल है उसके बारे में बात कर रहे हो, बाद में सोचा कि नहीं ये स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो। मैं तो बिग बॉस नहीं देखती, इसलिए मुझे पता नहीं है कि उसमें अमल कौन है। सो आई एम सॉरी। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो अनूप का है। वो पूछते हैं अदानी पोर्ट्स के बारे में। उनके पास अदानी पोर्ट्स के शेयर है जो उन्होंने 1519 के भाव पे एक्यूमुलेट किए हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में, फॉर हाउ लॉन्ग डू आई नीड टू होल्ड अदानी पोर्ट्स? इट ऑल बिल्कुल। डिपेंड्स।
it all depends upon his expectation from the stock as well, and how is holding the tenure, कितना लंबा ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को. बट यस, टेक्निकली आपको क्या क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए एक रेसिस्टेंस के आसपास है, और टेक्निकल से ज्यादा भी अदानी पोर्ट के साथ साइकोलॉजी काम करता है. अदानी मींस वॉलेटिलिटी, बट अदानी पोर्ट अब देखेंगे, पोर्ट का मैक्सिमम बिजनेस अभी इन लोगों के पास ही है. स्टॉक नहीं चल रहा है, जिस दिन ये भागेगा आपको मौका नहीं मिलेगा, आप बाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक दिन में अदानी में ग्रुप में मैक्सिमम स्टॉक्स में हमने देखा 10-10%, 15-15% का मूव, आप साइड में भी देखा, डाउन साइड में भी देखा. तो आपके पोर्टफोलियो का ओवरऑल अगर आप अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो तो 5 to 6 7% मैक्सिमम वेटेज होना चाहिए. अदानी पोर्ट एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, टेक्निकली भी. मुझे लगता है कि 1650-1700 भी ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे. व्यू थोड़ा 2-3 क्वार्टर का रखिए, बने रहिए स्टॉक के साथ. ओके, अगला स्टॉक